Hello friends, I am Chintan Joshi from Nalanda Vidyalay, Virpur Morbi, and in this subject Business Studies, we are discussing about chapter number 8, that is controlling, in our class 12th Commerce. In chapter number 8, controlling, we have discussed about introduction concept and importance of controlling in our earlier video lecture. In today, we are going to discuss about process of controlling. Process of controlling has total 5 steps. Number 1, setting performance standard. Second, measuring of actual performance. Third one, comparing actual performance with standard. Fourth one is analyzing deviations. And last one is taking corrective actions. Let us discuss these 5 steps of controlling process in detail. Number 1, setting performance standard. The first step in the process of controlling is concerned with setting performance standard. These standards are the basis for measuring the actual performance. Guys, over here we can understand that सबसे पहला जो स्टेप रहेगा कंट्रोलिंग प्रोसेस का वो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना और जिनके बेस पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे. The standard act as a lighthouse that warns and guides the ship at sea. Standards are the benchmarks toward which efforts of entire organization are directed. These standards can be expressed both in qualitative and quantitative. So guys, over here it means that देखो ये जो स्टैंडर्ड रहते हैं वो एक लाइट हाउस की तरह है जो शिप को सी में गाइड करेगा, उनको वार्न करेगा. स्टैंडर्ड जो है उनको दो सब क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जा सकता है. पहला है क्वांटिटेटिव एंड दूसरा है क्वालिटेटिव. चलिए देखते हैं दोनों को डिटेल में. सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स. रेवेन्यू टू बी अर्न, क्वांटिटेटिव गिनती कर पाएंगे आप कितना रेवेन्यू अर्न करना है. यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सॉल्ड, कितने यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है, कितने यूनिट्स का सॉल्व करना है. राइट, तो उनको भी आप कैलकुलेट कर पाओगे, गिनती कर पाओगे. कॉस्ट टू बी इंकर्ड, टाइम टू बी स्पेंट इन परफॉर्मिंग द टास्क. लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ इन्वेंटरीज टू बी मेंटेन्ड एक्सेट्रा. देखो जो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कैलकुलेटिव रहते हैं, उनको आप गिनती कर सकते हो. तो डिपार्टमेंट वाइज ये जो स्टैंडर्ड है वो हम सेट कर सकते हैं. दूसरा देखें, दैट इज अ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स लाइक इंप्रूविंग मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज. देखो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनको आप गिन नहीं सकते, उनकी गिनती नहीं हो सकती है. राइट, बट वो क्वालिटी पार्ट में रिफ्लेक्शन में आएगा कि से फॉर एग्जांपल 10 मोटिवेशन बढ़ा ऐसा नहीं कह सकते, 10% मोटिवेशन इंप्रूव हुआ है ऐसा कह सकते हैं. राइट, क्वालिटेटिव. सेकंड वन इज इंप्रूविंग लेबर रिलेशंस. रिलेशन स्ट्रांग हुए ये हम कह सकते हैं. राइट, बट 5 नंबर्स से स्ट्रांग हुए ऐसा नहीं कह सकते. इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं. राइट, अगेन इट्स अ क्वालिटेटिव. इंप्रूविंग गुडविल एक्सेट्रा. गुडविल को भी आप जो है वो बता नहीं सकते कि कितनी एक्चुअल में गुडविल बढ़ी. राइट, इट्स अ क्वालिटेटिव पार्ट, इट्स नॉट अ क्वांटिटेटिव. राइट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो गुडविल को आप फाइनेंशियली मेजर कर सकते हो, बट कितनी बड़ी वो आप क्वालिटेटिव मेजरमेंट में सिर्फ यहाँ पर ही बता पाओगे. सो आगे देखते हैं. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इजी कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, अ मैनेजर शुड ट्राई टू सेट these standards in qualitative terms, in quantitative terms as far as possible.
देखो यहाँ पर जो चीज बताई है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को अगर हम स्टैंडर्ड के साथ कैलकुलेट करना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए, तो मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? मैनेजर को जो है वो स्टैंडर्ड को क्वांटिटेटिव टर्म्स में सेट करना पड़ेगा जिनकी गिनती हो सके। However, in case of qualitative standards, effort should be made to define these standards in such a way that comparison become easily understandable. Right? अगर कई बार ऐसा होता है कि क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड को भी सेट करना रहता है, तो वहां पर भी जो स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं उसमें ऐसा एफर्ट होना चाहिए कि जिसकी कैलकुलेशंस, कंपैरिजन हम अच्छी तरह से समझ सके या तो कर सके। For example, for improving customer satisfaction in a restaurant having self-service, standards can be set in terms of time taken to get a table, place the order and collect the order, etc. देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, जो कंसिडर किया जाता है क्वालिटी के पार्ट में, राइट? उसको आप कैलकुलेशन वाइज कंपेयर नहीं कर सकते, क्वालिटी वाइज कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल में बताया है कि टेबल मिलने में कस्टमर को कितना वक्त लगता है, ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर को मिलने में कितना वक्त लगता है, राइट? तो वहां से उनका सर्विस पोर्टफोलियो जो है वो हम कंपेयर कर पाएंगे। से फॉर एग्जांपल अर्लियर, राइट, जो सपोर्टिव स्टाफ थे वहां पर, जिसको हम वेटर कहते हैं, राइट, वो पहले ऑर्डर लेने के बाद 20 मिनट में ऑर्डर को प्लेस करते थे। अभी जो है वो लोग 12.5 मिनट ले रहे हैं, राइट, या तो 15 मिनट ले रहे हैं या तो 10 मिनट ले रहे हैं। तो इम्प्रूव हुआ है ऑर्डर लेने के बाद कुक का भी प्रिपेयर करने का वक्त और वेटर का सर्व करने का वक्त, दोनों जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट? 8 मिनटों से इम्प्रूव हुआ है, 10 मिनटों से इम्प्रूव हुआ है, एक्सेट्रा। Moreover, the standard set should be flexible enough so that necessary changes can be made according to varying situations. देखो जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि जब भी जरूरत पड़े सिचुएशन के हिसाब से हम उसमें जरूरी बदलाव ला सकें। तो सबसे पहला आपका था सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना। अभी दूसरा है स्टेप, measurement of actual performance. Once the standard have been determined, the next step is to measure the actual performance. जब पहले स्टेप में हम लोगों ने स्टैंडर्ड को डिटरमाइन कर लिया है, उसको सेट ऑफ कर लिया है, तो अभी दूसरा स्टेप क्या आएगा? एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करना। The various techniques for measuring are sample checking, performance report, personal observations, etc. अलग अलग टेक्निक की बात की है यहाँ पर, जिस टेक्निक के जरिए हम परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे सैंपल को चेक करना, राइट? अगर प्रोडक्शन की बात कर रहे हो हम यहाँ पर 100 यूनिट में से किसी 10 सैंपल को रेंडमली सिलेक्ट करके चेक कर लेते हैं, क्वालिटी वाइज अच्छे रहते हैं, तो लॉट विल बी द गुड वन। परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देख लेना, पर्सनल ऑब्जर्वेशन को ध्यान में लेना, एक्सेट्रा। However, in order to facilitate easy comparison, the performance should be measured on some basis that the standards have, on same basis, right? तो देखो यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि फैसिलिटी इजीली, देखो कंपैरिजन में इजी फैसिलिटेट हो, इसके लिए परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं उनके साथ। यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए रखे हुए हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आप कैसे मेजर कर पाओगे, उनके कुछ तरीके यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला है सुपीरियर प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। सुपीरियर जो है वो एम्प्लॉय का रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। सेकंड वन, वेरियस रेशियोज लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI जिसको हम कहते हैं, करंट रेशियो, एक्सेट्रा आर कैलकुलेटेड एट पीरियोडिक इंटरवल्स टू मेजर कंपनीज परफॉर्मेंस। देखो
हम लोगों को पता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम लोग बेसिकली रेशनल रेशियो एनालिसिस करते हैं, जहां पर हम कंपैरिजन करते हैं पिछली बार XYZ रेशियो क्या था और अब की बार अभी XYZ रेशियो क्या आ रहा है. Different types of ratios are there. Majority these ratios have total 42 types of ratios, right? As per my best knowledge, total 42 types of accounting ratios are there to analyze the balance sheet. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, जैसे ग्रोस प्रॉफिट के रेशियोज को देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि प्रॉफिट बढ़ा है कि रिड्यूस हुआ है, इंप्रूव हुआ है कि रिड्यूस हुआ है, एक्सेट्रा. आगे थर्ड वन है प्रोग्रेस मेड इन एरिया लाइक मार्केटिंग कैन बी मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज इन मार्केट शेयर एक्सेट्रा. अगर मार्केटिंग की बात करते हैं यहाँ पर, राइट, तो मार्केट में कितने शेयर से हमारे सेल्स का यूनिट बढ़ा है, वहां से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारा प्रोग्रेस क्या है. इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड कैन बी चेक्ड पर्सनलिटी टू एंश्योर द क्वालिटी स्टैंडर्ड. देखो, अगर छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर हर एक प्रोडक्ट यूनिट को जो है वो चेक किया जाएगा पर्सनली, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एंश्योर करने के लिए. यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हैं. लास्ट वन है इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन द टेक्निक ऑफ सैंपल चेकिंग इज यूज्ड. अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो उनको वहां पर ईच एंड एवरी यूनिट को हम टेस्ट मेजर नहीं कर सकते, वहां पर सैंपल टेस्टिंग किया जाएगा, सैंपल चेकिंग किया जाएगा. अंडर दिस टेक्निक सम पीसेस आर चेक्ड एट रैंडम फॉर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन. जैसे मैंने आगे बताया कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, रेंडमली कुछ सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको एग्जामिन किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा, जहां से क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के बारे में हमें पता चलेगा. तो सबसे पहला स्टेप कंट्रोलिंग प्रोसेस का हम लोगों ने देखा, सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. हम लोग वहां पर स्टैंडर्ड को सेट करते हैं परफॉर्मेंस के. दूसरे स्टेप में हम लोगों ने देखा कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का एनालाइज करते हैं, उनको हम वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कितना परफॉर्मेंस हुआ है नहीं हुआ है. और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि there are 5 ways to measure the performance, right? परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए कुछ 5 तरीके हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए. कुछ उसके एग्जांपल्स भी यहाँ हमारे पास है. जैसे प्रोडक्शन है तो वहां पर क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को मेजर किया जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखा जाएगा, इंडिविजुअल जॉब परफॉर्मेंसेस को भी ध्यान में रखा जाएगा, लेबर टर्नओवर को HR में ध्यान में रखा जाएगा कि भाई कितने एम्प्लॉइज इस बार ज्वाइन हुए, कितने लोगों ने छोड़ दिया. दैट इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर रेशियो. देखो, एम्प्लॉइज के ज्वाइनिंग के बाद उनका अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का रेशियो कम है, एट दैट टाइम वी कैन से दैट एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. आवर रिलेशंस विथ आवर लेबर आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग. तो वो सारी चीजें जो है वो मेजरमेंट में लाई जाएगी. जैसे लेबर एब्सेंटिज्म है, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ HR. मार्केटिंग के लिए अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं हमारे स्टैंडर्ड के साथ. जैसे फाइनेंस और अकाउंट की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैश फ्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेट्रा, right? So these are the different measurements through which we can compare our actual performance with our standard performance. Third one is comparing actual performance with standard. This step involves comparing the actual performance with standard laid down in order to find the deviations. कुछ डेविएशंस अगर मिलते हैं आगे के स्टेप में जो परफॉर्मेंस के हमने कंपैरिजन किए उसमें, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि हम उसको ढूंढेंगे, उसको बाहर लाएंगे. फॉर एग्जांपल, परफॉर्मेंस ऑफ अ सेल्समैन in terms of units sold in a week can be easily measured against the standard output for the week. देखो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है that is about the salesman,
राइट, एक वीक में सेल्समैन ने कितने यूनिट को सोल्ड किया, सेल आउट किया, उसकी हम इजीली कंपैरिजन कर पाएंगे, उसको हम इजीली मेजर कर पाएंगे उनके एक्चुअल स्टैंडर्ड के साथ। सही फॉर एग्जांपल 10 यूनिट बेचने का सेल्समैन का टारगेट था और उसने 8 यूनिट बेचे हैं, तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि ही हैज शॉर्टफॉल ऑफ 2 यूनिट्स इन द सेल्स, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले का स्टेप है दैट इज अ सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हम यहाँ पर सेट ऑफ करते हैं अपने स्टैंडर्ड को। फिर दूसरे में हमने देखा कि हम वहां पर मेजरमेंट लेते हैं, राइट, एक्चुअल स्टैंडर्ड्स को परफॉर्मेंस के साथ। अभी यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, वो स्टेप भी हम लोगों ने देखा। नाउ फर्स्ट वन इज एनालाइजिंग डेविएशन। अभी देखो 8 यूनिट सेल आउट हुए हैं 10 की जगह पे, तो हम क्या करते हैं, राइट, 2 को हम एनालाइज करेंगे, वो डेविएशन जो फाइंड आउट हुआ है 2 का, उसको हम बाहर निकालेंगे, उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो यही चीज इस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप होती है। फोर्थ स्टेप में अगर हम बात करें तो एनालाइजिंग होगा, जो डेविएशन है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे सम डेविएशंस आर पॉसिबल इन ऑल द एक्टिविटीज। देखो हर एक एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ डेविएशंस होना आम सी बात है, कॉमन सी बात है। However, the deviation in the important area of business need to be corrected more urgently as compared to deviation in insignificant areas। देखो यहाँ पर उसको स्पेसिफिकेशन में लाया है कि हर एक जगह पे कुछ ना कुछ डेविएशंस मिलेंगे, वो चीज आम सी है, कॉमन बात है। बट अगर हम इम्पोर्टेंट एरिया की बात करें बिजनेस में, तो वहां पर डेविएशंस को फाइंड आउट करके उसको इमीडिएटली अर्जेंटली करेक्ट करना, राइट, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। मैनेजमेंट शुड यूज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस इन सच एरियाज। देखो यहाँ पर 2 टेक्निक की बात की गई है कि मैनेजमेंट को कौन सी टेक्निक को या दोनों टेक्निक को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं सबसे पहले वो दोनों टेक्निक क्या है। सबसे पहली टेक्निक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। Since it is neither easy nor economical to check each and every activity in an organization, the control should focus on key result area, that is called KRAs, which act as a critical point। देखो वो चीज बहुत ही कॉमन है कि हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एक्टिविटी को इकोनॉमी वाइज या अकॉर्डिंग टू डेट चेकआउट नहीं कर सकते, राइट। बट उसके लिए क्या कर सकते हैं, राइट, ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए की रिजल्ट एरिया पे। जैसे प्रॉफिट बनाना हमारा फाइनेंशियली की रिजल्ट एरिया होना चाहिए, एम्प्लॉइज को ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, वो हमारे यहाँ पर टिके रहे, वो हमारी कंपनी के लिए बेहतर चीज होनी चाहिए। सेल्स में हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट एरिया को कैप्चर करें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो these all are the key result areas that should be focused by the organization। The KRAs are very essential for the success of an organization। Therefore, the entire organization has to suffer if anything goes wrong at this point। देखो KRAs जब हम सेट करते हैं और उसमें कहीं पर कुछ गलत होता है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उसके लिए बेयर करना होता है, सफर करना पड़ता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, फॉर एग्जाम्पल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एन इंक्रीज ऑफ 7% इन लेबर कॉस्ट इज मोर ट्रबलसम देन 18% इंक्रीज इन स्टेशनरी एक्सपेंसेस। देखो जाहिर सी बात है कि लेबर कॉस्ट अगर 7% से बढ़ती है, तो वो कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, ट्रबलसम हो जाएगी। उनकी जगह पे अगर हमारा स्टेशनरी एक्सपेंस जो है वो 18% बढ़ता है, तो वो हमें उतना प्रॉब्लमेटिक ट्रबल सम नहीं होगा। शायद आप लोगों को यहाँ पर क्वेरी हो सकती है, राइट, मैं थोड़ा और ज्यादा ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ। देखो स्टेशनरी कॉस्ट जब बढ़ती है, एट दैट टाइम वी कैन रिड्यूस द स्टेशनरी यूसेज, राइट, हम डिजिटली अपनी फाइल्स को स्टोरेज में ला सकते हैं, राइट। अगर लेबर कॉस्ट रिड्यूस हुई तो हम लेबर को डिक्रीज नहीं कर सकते, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि अगर लेबर को हम कम करेंगे, लेबर के वॉल्यूम को अगर हम कम करेंगे, राइट, तो हमारे प्रोडक्शन में प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं।
सो लेबर कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर स्टेशनरी कॉस्ट इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है, तो वो कंपैरिजन में उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में ये देखना है कि हमें कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना है, एंड दैट फोकस्ड एरियाज शुड बी डिसाइडेड राइट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड वन इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। Management by exceptions or control by exception is an important principle of management control. मैनेजमेंट कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस और कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस। अब ये प्रिंसिपल है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर जो बताना चाहते हैं कि भाई देखो, मैनेजमेंट बाय कंट्रोल में राइट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस में क्या होता है राइट, सारी चीजों को एक साथ कंट्रोल करने के लिए हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो कहा जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इसको सिंप्लीफाई वर्ड से बताने की कोशिश करूं तो देखो, कहीं ना कहीं तो लेकनेस रहनी ही है राइट, इट इज द एक्सेप्टेड थिंग। हम सभी चीजों को एक साथ कभी संभाल नहीं सकते राइट, कुछ ना कुछ छूटेगा राइट। तो हम सबको कंट्रोल करने के चक्कर में कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे बेटर है कि हम कुछ कंट्रोल कर ले एट अ टाइम। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगा सेंटेंस फॉर्मेशन राइट। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करने की बात करूं तो कल को अगर बीएसटी का पेपर है तो कल के लिए आज हम बीएसटी की ही पढ़ाई करें, वो बेटर है राइट। अगर हम टाइम टेबल सेट करते हैं कि हम सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ेंगे तो पॉसिबल शायद नहीं हो सकता, और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के चक्कर में कई बार कल बीएसटी का पेपर हो तो वो मेन सब्जेक्ट है वो छूट जाता है। आगे देखते हैं, thus only the important deviations which exceed the prescribed limit should be brought to the notice of management. Thus, if plans provide for 3% increase in labor cost, deviation beyond 3% alone should be brought to the notice of the management. देखो, अगर हम यहाँ पर लेबर कॉस्ट की बात कर रहे हैं और उसको 3% से बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लेबर कॉस्ट मैनेजमेंट के ध्यान में आनी चाहिए राइट, वो उसके नोटिस में रहनी चाहिए। कंटिन्यू में देखते हैं, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डेविएशंस वेरियस कॉजेस फॉर दिस डेविएशंस आर एनालाइज्ड। द मेन कॉज कैन बी स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक्स, storage of resources, environmental factors beyond organizational control, unrealistic standard, defective process etc. देखो, कई बार ऐसा होता है कि डेविएशंस जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उनके कई सारे रीजन होते हैं राइट। उसमें से सिंपल रीजन मैं आपको बता दूं, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड। देखो, कोई बच्चा सेट करता है कि मैं बोर्ड में 99% लाऊंगा राइट, ला सकता है, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट उसकी कैपेसिटी एक्चुअल में 39% की भी नहीं है और वो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को सेट करके बैठा हुआ है, तो डेविएशंस तो आएंगे, सिंपल है। जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हमने ध्यान में नहीं लिया हो तो डेविएशंस तो आएंगे राइट, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है या स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक्स है एक्सेट्रा। ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है जिसको हमने ध्यान में ही नहीं लिया हो, जिसको हमने नजरअंदाज किया हो, और फिर हम डेविएशंस, कम डेविएशंस की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो वो गलत बात है। एग्जैक्ट कॉज और कॉजेस ऑफ डेविएशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड करेक्टली in order to take effective corrective measures and brought to the knowledge of higher authorities। देखो, एग्जैक्ट जो कॉज ऑफ डेविएशन जो हम आइडेंटिफाई करते हैं सही तरीके से, उसको मैनेजमेंट या हायर अथॉरिटीज के सामने रखना जरूरी है, जिनके कारण उसका मेजरमेंट इफेक्टिवली हो पाएगा और करेक्टिव एक्शंस उसके अगेंस्ट में मैनेजमेंट या हायर अथॉरिटीज जो है वो ले पाएंगे।
देखो ये दोनों टेक्निक के बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे पहला था क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल टेक्निक, दूसरा था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस टेक्निक। इन दोनों के कुछ एडवांटेजेस है, चलिए देखते हैं ये एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला है, सिंस मैनेजर्स डील्स ओनली विथ इंपॉर्टेंट डेविएशंस इट रिजल्ट इन सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स। देखो सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं हम लोग। जो मेजर फोकस्ड एरिया है उनको यहाँ पर हम अगर टारगेट करते हैं, उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट डेविएशंस को मैनेजर जो है वो डील करते हैं, तो उनका वक्त भी बच जाएगा, उनके एफर्ट्स भी सेव हो जाएंगे, राइट। चिंतन जोशी, ऐसा हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट को पर्सनली हैंडल नहीं कर सकता, राइट। तो वो अपना जो स्पेसिफाइड एरिया है उसको हैंडल करने की कोशिश करेगा, तो शायद वहां पर डेविएशंस कम आएंगे। डेविएशंस कम आएंगे या तो वो वही डेविएशंस को डील करता है, तो उसके कारण रेस्ट ऑफ थिंग्स को करेक्ट करने की जिम्मेदारी में से टाइम और एफर्ट्स दोनों वो सेव कर पाएगा, राइट। सबसे पहला फायदा दोनों मेथड्स का। दूसरा फायदा, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट डेविएशंस which need timely action to keep the organization at the correct path। देखो कई बार चीजें ऐसी होती है कि इस वक्त पे करेक्शन लाना जरूरी है। अगर चीजों को बाद में करेक्ट किया जाता है तो वक्त निकल जाता है, राइट। तो मेन एडवांटेज ये भी कहा जा सकता है इन दोनों टेक्निक का कि हम वक्त पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डेविएशंस को, और उसको ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखते हुए हम करेक्ट वे में उसको एक्शन ले सकते हैं। बाय हैंडिंग ओवर द रूटीन प्रॉब्लम टू द सबऑर्डिनेट्स, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम जो रूटीन प्रॉब्लम्स है उनको भी हम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर वही चीज हम अपने सबऑर्डिनेट को अलॉट कर दें अकॉर्डिंग टू दिस टू टेक्निक्स, राइट, तो उससे क्या होगा कि सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज को भी ये फील होगा कि दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, they also have some authority, right, in the organization, and they can solve the basic problems. For the day-to-day routine problems, no need to go to the हायर लेवल अथॉरिटीज और मैनेजर्स। तो देखो इसके कारण भी ये चीज होता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो यहाँ पर जनरेट होती है वो एम्प्लॉइज के मोरल को इंक्रीज करेगी, और उसके साथ साथ ही जो हायर लेवल अथॉरिटी है या तो जो मैनेजर्स है उनका वर्कलोड भी डिक्रीज होगा। इट एंश्योर्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टाइज बाय फोकसिंग मैनेजरियल अटेंशन ओनली ऑन इम्पोर्टेंट एरिया। देखो जब हम रूटीन प्रॉब्लम्स को सबऑर्डिनेट में डिवाइड कर देते हैं एंड एट द टाइम, राइट, मैनेजर्स आर फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंट एरिया, at that time we can say that managers can have the expertization, right, और उसके कारण वो अपना जो बेस्ट पार्ट है वो अप्लाई कर पाएंगे। देखो यहाँ तक हमने टोटल 4 स्टेप्स देखे। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को सेट किया, फिर उसका मेजरमेंट किया, फिर उसका करेक्टिव स्टेप्स लिया, फिर डेविएशंस को एनालाइज किया। अभी जो हम करने वाले हैं दैट इज करेक्टिव एक्शंस। अभी हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ द डेविएशंस आर विदिन एक्सेप्टेबल लिमिट्स, नो करेक्टिव मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे आखिर में हम क्या करते हैं कि हम सारी चीजों को जानने के बाद उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर डेविएशन में उतना ज्यादा करेक्शन की जरूरत नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है विद इन द लिमिट्स, तो उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। However, if the deviations exceed acceptable limits, they should be immediately brought to the notice of the management for taking corrective measures, especially in the important areas। बट अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो डेविएशंस है वो बियॉन्ड द लिमिट है, अबव द लिमिट है, तो उसको इमीडिएटली मैनेजमेंट के सामने ध्यान में रखना चाहिए और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस जो है वो इमीडिएटली लेने चाहिए।
स्पेशली अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट एरिया है उसी एरिया में हमें कंपेरेटिवली करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं करेक्टिव एक्शंस के लिए, आपकी बुक से ही एग्जाम्पल को ले रहा हूं मैं। सबसे पहला है एब्सोल्यूट मशीनरीज। तो क्या किया जा सकता है? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरीज को हम अपग्रेड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज। दूसरा है डिफेक्टिव प्रोसेस। अगर डिफेक्टिव प्रोसेस है तो क्या कर सकते हैं? चेंज द स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड किए उनको बदल दो। डिफेक्टिव मटेरियल है तो क्या कर सकते हैं? चेंज द क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर द मटेरियल यूज। जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को चेंज कर। डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? इंप्रूवमेंट इन फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क, उसको सुधार दो। डिफेक्टिव मशीनरीज है तो क्या कर सकते हैं? उसको रिपेयर करवा दो, या तो नई मशीनरीज को ले लो अगर वो रिपेयर नहीं हो सकती है तो, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो इमीडिएटली करेक्शन में आने चाहिए, ऐसा यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। सो अगर हम बात करें तो टोटल हमने 5 स्टेप्स की डिस्कशन की। मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करेंगे। दूसरा है मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को हमने सेट कर लिया है, उसके बाद हम मेजर करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आया है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद थर्ड स्टेप में हम लोग कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड्स के साथ। फिर हम उसमें से डेविएशंस को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम जो है वो करेक्टिव एक्शंस लेंगे। So this is all about your process of controlling. With this video session we are officially closing chapter number 8, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। This is the very easiest chapter of your syllabus, right? Only 2 topics are there. So शायद आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होगा। जो डिस्कशन हमने डीपली किया है वीडियो लेक्चर में उससे आप क्लियर होंगे कंसेप्चुअली। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो हमारी मैक मीटिंग में। थैंक यू फ्रेंड्स।